हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूं। चैप्टर नंबर गाइस आपका 9 आप देख सकते हैं। शासक और इतिवृत्त लगभग 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक। इंग्लिश में इसे बोला जाता है गाइस किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो गाइस आपके चैप्टर नंबर ये 9 का बता दूं पार्ट 3 है। इस पे मैं ऑलरेडी गाइस फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा गाइस तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को देखना है, तभी गाइस आप इस चैप्टर को समझ पाओगे क्या क्या इस चैप्टर में हमने कहां से शुरुआत करी थी और कहां पर हम इस चैप्टर की एंडिंग करने वाले। तो देखिए गाइस आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की तरह पार्ट थर्ड में भी गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिलेगी। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी है पार्ट थर्ड क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं आपको दो टॉपिक ऐसे पढ़ाने वाला हूँ, शाही परिवार के बारे में, मुगलकालीन शाही परिवार, और एक मनसबदारी प्रथा यानी कि अभिजात वर्ग के बारे में गाइस आपको पढ़ाऊंगा। और ये गाइस आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर पे। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जैसे कि आपको पढ़ने के बाद गाइस पता ही चल जाता है। तो बस यही काम एक आपको करना है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो यहाँ पे गाइस हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप वो जान लीजिए कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से पढ़ी थी, अब उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए गाइस हम इसमें बात कर रहे थे टोटली मुगल साम्राज्य के बारे में, कि यानी कि मुगल एम्पायर के बारे में। गाइस हमने इस चैप्टर में पढ़ना शुरू करा था कि मुगल साम्राज्य क्या है। ठीक है, मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित होने वाला दूसरा मुस्लिम साम्राज्य था, जिसकी स्थापना कौन करता है? 1526 में बाबर करता है। ये चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। मुगल इतिवृत्त क्या है, पांडुलिपि कैसे कहते हैं, कैसे रचना होती थी, अकबरनामा, बादशाहनामा क्या है, अकबर द्वारा चलाई गई सुलह कुल की नीति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे मनसबदारी प्रथा के बारे में उसकी। ठीक है, इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर हम पढ़ चुके थे अपने सेकंड पार्ट के अंदर मुगलकालीन राजधानियों के बारे में, कैसे दरबार लगता था मुगल कालीन दौरान, जो मुगल काल के दौरान पदवी दी जाती थी, उपहार दिए जाते थे, जो भेंट दी जाती थी, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं पार्ट सेकंड के अंदर ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम पार्ट थर्ड के अंदर गाइस हम बात करने वाले हैं मुगलकालीन शाही परिवार क्या होता था, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसमें गाइस महिलाओं की क्या भूमिका रहती थी शाही परिवार के अंदर, ये आपको यहाँ पे जानना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट के अंदर मनसबदारी प्रथा के बारे में। आपको डिटेल में मनसबदारी प्रथा के बारे में इस चैप्टर में नहीं बताया गया, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, और इसे किसने और कब लागू किया था तथा मनसबदारी व्यवस्था जो थी कैसे काम करती थी। ये चीजें मैं गाइस आपको डिटेल में बताऊंगा जो आपको यहाँ पे जाननी है। ठीक है, इसी के साथ साथ गाइस आपको सूचना और साम्राज्य वाला जो आपको टॉपिक है वो पढ़ना है। मुगल काल में गाइस प्रांतीय प्रशासन कैसा होता था, प्रांतीय प्रशासन को हम देखेंगे। ठीक है, स्टेट के प्रशासन को देखेंगे। सफाफी और कंधार वाला जो गाइस आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि कंधार प्रदेश को लेकर गए सफाफी राजाओं और मुगल सम्राटों के मध्य का विवाद क्यों रहता था, ये हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो ये पार्ट थर्ड भी गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। एक एक करके सारी चीजें गाइस आपको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने वाला हूँ। चलो वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए गाइस जब आप अपनी बुक को खोलेंगे तो आपको शाही परिवार से टॉपिक देखने को मिलेगा। इस शाही परिवार गाइस आपकी इस बुक के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से गाइस प्री बोर्ड में, बोर्ड के अंदर गाइस आपके कई बार 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि शाही परिवार किसे कहा जाता है और मुगल काल के दौरान जो था महिलाओं की इसके अंदर क्या भूमिका यानी कि क्या रोल्स हुआ करता था। तो एक एक करके समझेंगे गाइस कि शाही परिवार का मतलब ही क्या होता है। तो देखिए, तो फारसी भाषा में गाइस शाही परिवार के लिए हरम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फारसी भाषा का कौन सा शब्द है? हरम शब्द इसके लिए यूज किया जाता है। किसके? शाही परिवार के लिए, जिसका अर्थ होता है गाइस पवित्र स्थान, यानी कि कोई ऐसा एक पवित्र स्थान, ठीक है, जहां पर मुगल बादशाह का परिवार रहा करता था, उसको फारसी भाषा में गाइस क्या बोलते थे? हरम बोलते थे। तो शाही फारसी भाषा में गाइस ये शाही परिवार के लिए हम हरम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? पवित्र स्थान होता है। समझ में आ गया जी? बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर एक्चुअल में शाही परिवार होता क्या था। तो देखिए, परिवार गाइस आपको पता है कि हमारे माता पिता और बच्चों को मिलाकर जो एक समूह सा बनता है, उसी को गाइस हम परिवार बोलते हैं। तो आखिर ये शाही परिवार था क्या? तो देखिए, आखिर ये राजाओं का, बादशाह का परिवार हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे शाही शब्द जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो शाही परिवार में कुछ अन्य लोग भी रहा करते थे, जैसे बच्चों के अलावा भी कुछ अन्य लोग रहा करते थे। तो उन अन्य लोगों को मिलाकर जो परिवार बनता था उसे शाही परिवार कहते थे। जैसे वह परिवार जिसमें मुगल बादशाह, उसकी पत्नी, उपपत्नी, ठीक है, दूर दराज के रिश्तेदार, ठीक है, माताएं, उपमाताएं, सौतेली माताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी और बच्चे आदि जो होते थे निवास करते थे, इतने सारे फैमिली के लोग एक परिवार में। तो इन्हीं परिवार को जो था मुगल साम्राज्य में शाही परिवार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये है गाइस आपका शाही परिवार, यानी कि ऐसा परिवार जहां पर गाइस मुगल बादशाह की सौतेली माताएं, उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू सारे लोग एक साथ निवास करते हैं। तो उनको मिलाकर जो परिवार बनता था उसी को गाइस हम क्या बोलते थे? शाही परिवार बोलते थे। ठीक है, मुगल बादशाह भारतीय राजाओं के साथ गाइस राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बहुविवाह पद्धति का पालन करते थे। यानी कि जो मुगल बादशाह थे गाइस वो क्या करते थे? अपने भारत में अन्य राजाओं के साथ संबंधों को अच्छा बनाने के लिए वो
विवाह प्रणाली को ज्यादा अपनाते, बहुविवाह प्रणाली को अपनाते थे, यानी कि एक से अधिक विवाह करने की प्रणाली जो थी इन्होंने भारत में अपना रखी थी, ताकि जो अन्य आस पड़ोस के राजा उनके साथ इनके संबंध अच्छे हो सके। ऐसा किसने करा था विशेष रूप से? ऐसा अकबर ने जो था इस तरीके की प्रणाली को हमारे मुगल साम्राज्य में लागू करा था, ताकि वो जो था अपने आसपास के राजाओं के साथ जो था राजनीतिक संबंधों को मजबूती से लागू कर सके। तो मुगल बादशाह की गाइस मुख्यतः 3 तरीके की पत्नी हुआ करती थी। एक होती थी बेगम। अब बेगम किसे कहा जाता था? एक वह स्त्री या वह लड़की जिसका जन्म शाही परिवार में होता था और वह विवाह के दौरान कुछ खास नगद और बहुमूल्य वस्तुएं लाया करती थी। तो ऐसी स्त्री को हम गाइस क्या बोलते थे? बेगम बोलते थे, जो कि बादशाह की सबसे करीब की पत्नी हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर की उसकी पत्नी हुआ करती थी अगा। अगा वो स्त्री हुआ करती थी या वो पत्नी होती थी जिसका जन्म शाही परिवार में नहीं होता था। ठीक है, तो शाही परिवार आपको पता चल गया कि ऐसा परिवार जिसमें उसकी माताएं, उपमाताएं, पुत्री, बहू, चाची, मौसी सबके बच्चे एक साथ रहते हैं, उसी को गाइस हम क्या बोलते हैं? शाही परिवार बोलते हैं। तो अगा एक ऐसी स्त्री हुआ करती थी जिसका जन्म इस शाही परिवार में नहीं हुआ करता था, उसी को गाइस हम क्या बोलते थे? अगा बोलते थे, जो कि बादशाह की दूसरे नंबर की पत्नी हुआ करती थी। फिर थर्ड नंबर की होती थी गाइस आपकी अगाचा। ठीक है, अगाचा ये सबसे जो था गाइस निम्न स्तर की पत्नी मानी जाती थी, यानी कि सबसे छोटे स्तर की जो पत्नी होती थी उसको क्या बोला जाता था? अगाचा बोला जाता था। समझ में आ गया जी? बिल्कुल समझ में आ गया। ऑलरेडी आपको पता ही हुआ कि मुस्लिम धर्म में आपको पता ही होगा, मुस्लिम लोगों में गाइस बहुविवाह जो प्रणाली होती है उसको ये कहीं ना कहीं हमेशा से ही अपनाते आ रहे हैं। तो मुगल बादशाह ने भी गाइस अपने टाइम पे ही ऐसा करा था, वो बहुत सारी अपनी पत्नी रखा करते। तो यहाँ पर मैंने 3 तरीके की उनकी पत्नियों को देखा है। ठीक है, इन सभी पत्नियों को गाइस नगद जो था मासिक भत्ता, यानी कि हर महीने इनको सैलरी मिलती थी और अपने अपने दर्जे के हिसाब से जो होता था इनको उपहार दिए जाते थे। मतलब अगा की स्थिति कम है और अगाचा की स्थिति, बेगम की स्थिति उससे ऊपर है, तो अगर जो बेगम है उसको कुछ अच्छे तरीके के उपहार मिलेंगे। ठीक है, मासिक वेतन भी जो है उसको ज्यादा मिलेगा, किसकी तुलना में? अगा की तुलना में, क्योंकि बेगम की स्थिति क्या है? अगा से ज्यादा है। ठीक है, तो उनकी दर्जे के हिसाब से उनको उपहार और मासिक भत्ते दिए जाते थे। किनको? इन पत्नियों को। ठीक है, यदि पति की इच्छा होने तथा उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां ना हो तो अगा और अगाचा भी जो थी बेगम की स्थिति प्राप्त कर सकती थी। अगर राजा चाहे तो जो अगा होती थी और जो अगाचा होती थी, जो बेगम से छोटे दर्जे की जो उसकी पत्नियां हुआ करती थी, जो मैंने आपको बताया, ये चाहे तो बेगम का रूप भी ले सकती थी। कब? जब बादशाह चाहे तो। ठीक है, बादशाह पर निर्भर करता था कि वो उनको बेगम की स्थिति प्रदान करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखा हमने? मुगल कालीन शाही परिवार देखा और उसमें किस तरीके की 3 पत्नियां हुआ करती थी बादशाह की, वो देखी। उसके अलावा कुछ नहीं देखा। जो कुछ नहीं देखा आगे चलते हैं। तो देखिए, शाही परिवार में गाइस महिलाओं के कई तरीके के रोल्स होते थे, कई तरीके की भूमिका होती थी, उसी के बारे में यहाँ पे आपको जानना है। डायरेक्टली क्वेश्चन यही आता है कि शाही परिवार क्या था और शाही परिवार में मुगल कालीन जो महिलाएं थी उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी उसका वर्णन करें। तो देखिए, नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी, आपको नाम यहाँ पे याद रखना है। जहांगीर जब मरने वाले थे, जब उनका अंतिम समय था, तो उसका रुतबा इतना बढ़ गया था कि सारा जो राजकाट जो चलाया जाता था, प्रशासन का काम, वो नूरजहां स्त्री के द्वारा ही चलाया जाता था, जो कि जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी। ठीक है, शाहजहां की 2 पुत्री हुआ करती थी, एक जहां आरा और एक रोशन आरा। ये नाम आपको याद रखने हैं। 2 पुत्री कौन थी? शाहजहां की जहां आरा, रोशन आरा। ठीक है, इनको तो जो था गाइस ऊंचे मनसबदारों के समान वार्षिक आय भी प्राप्त होती थी। मनसबदार किसे कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो मनसबदार होते थे, ऊंचे ऊंचे जो अधिकारी होते थे, उनके समान इनको आय मिलती थी। किनको? जहां आरा को, रोशन आरा को। ठीक है, जहां आरा को तो सूरत बंदरगाह से व्यापार भी होता था और जहां से उसे भारी मात्रा में नगद राजस्व भी मिला करता था। ठीक है, जो जहां आरा जो थी वो सूरत बंदरगाह से व्यापार भी करती थी और भारी मात्रा में उसको राजस्व भी वहां से प्राप्त होता था। और शाही परिवार की गाइस कुछ स्त्रियों ने तो कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे जहां आरा के नेतृत्व में शाहजहानाबाद, जो कि आपको पता है दिल्ली, चांदनी चौक के आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसी को गाइस हम शाहजहानाबाद के नाम से जानते हैं। जो शाहजहानाबाद जो पूरा बसाया गया था, कहाँ पे लाल किला होगा, कहाँ पे जामा मस्जिद होगी आपकी, ठीक है, कहाँ पे चांदनी चौक बसाया जाएगा, सारा का सारा जो इसकी वास्तुकारी जो परियोजना तैयार की गई थी वास्तुकला की, ये जहां आरा के नेतृत्व में तैयार की गई थी। ऐसा नहीं था कि ये अन्य काम ये जो था महल के अंदर ही कार्य करते थे, बल्कि इन्होंने भी जो था अन्य कुछ बाहर के कार्यों में भी इन्होंने हिस्सेदारी ली थी। ठीक है, और गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, आपको नाम यहाँ पे याद रखना है। गुलबदन बेगम के बारे में एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, कौन थी? ठीक है, तो ये हुमायूं की बहन थी और इसने गाइस क्या करा था? हुमायूंनामा की रचना की थी। तो हुमायूंनामा गाइस किसके ऊपर बेस्ड है? ये हुमायूं के ऊपर बेस्ड है। यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हुमायूंनामा की रचना किसने करी थी? तो गुलबदन बेगम ने करी थी, जिसमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक हमें देखने को मिलती है, किस तरीके से जो था घरेलू जीवन इनका चलता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि शाही परिवार क्या होता था और इसमें जो था महिलाओं ने क्या क्या रोल्स यानी कि क्या क्या भूमिकाएं
निभाई थी, जहां से क्वेश्चन आपका आता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। तो गाइस अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक शाही नौकरशाही के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इसके बारे में आपको पढ़ने से पहले एक चीज जान लेनी है कि शाही नौकरशाही का मतलब क्या होता है आखिर, तब हम इसमें बात करेंगे। तो देखिए गाइस, आपको पता है कि कोई भी साम्राज्य होता है, ठीक है, तो कोई भी साम्राज्य होता है गाइस, इसमें आपको पता है एक राजा होता है जो कि इसमें सबसे सर्वे सर्वा होता है, यानी कि उसी के अधीन जो होता है पूरा साम्राज्य चलता है। तो गाइस मान के चलो कोई भी इतना बड़ा साम्राज्य है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि राजा इस क्षेत्र में भी जाके, इस क्षेत्र में भी जाके, हर क्षेत्र में जाके एक दिन में प्रशासन को चला ले। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है। जैसे कि आज के टाइम पे गाइस भारत आपको पता है, या कोई भी देश है, तो कोई भी देश में गाइस क्या अकेले, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो राज्यपाल होते हैं, क्या वो अकेले अपने राज्य में प्रशासन चला सकते हैं? एक प्रधानमंत्री पूरे देश को चला सकता है? नहीं चला सकता। जैसे गाइस प्रधानमंत्री के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है, आपके राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उसी तरीके से गाइस क्या होता है कि साम्राज्य में राज्य का जो संचालन होता है, साम्राज्य के संचालन के लिए सम्राट के नीचे गाइस उसके कुछ कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उसके कुछ मंत्री होते हैं, ठीक है, उसके कुछ सैनिक कमांडर होते हैं, कुछ उसके सैनिक होते हैं। तो इन्हीं को मिलाकर जो एक आपका समूह सा बन जाता है, ठीक है, उसके कर्मचारियों का जो समूह होता है, जिसमें कर्मचारी, मंत्री, मंत्री परिषद, सैनिक कर्मचारी, सैनिक कमांडर, ये जो उसका गाइस एक समूह सा बन जाता है उसके कर्मचारियों का, जो उसके साम्राज्य के संचालन में उसको सहयोग करते हैं। इसी को गाइस हम क्या बोलते हैं? नौकरशाही बोलते हैं, ठीक है। जो कि कौन सी नौकरशाही होती है? बादशाह की नौकरशाही होती है, तो इसे बोलते हैं हम शाही नौकरशाही, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये जो कर्मचारी होते थे, ये किस तरीके से मुगल साम्राज्य में भर्ती किए जाते थे और इनको किस तरीके से वेतन मिलता था, ठीक है, और कौन कौन जो होता था इन मंत्रियों को, इन कर्मचारियों को भर्ती करता था, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें जाननी है। तो यहाँ पे हमने शाही नौकरशाही का मतलब समझ लिया कि राजा के अधीन जो उसके अन्य कर्मचारी होते थे, जो सैनिक कमांडर होते थे, जो उसके मंत्री होते थे, उन्हीं को सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं? शाही नौकरशाही बोलते हैं। अब इनको कौन कौन भर्ती करता था, कहाँ कहाँ से भर्ती किए जाते थे, कितना इनका वेतन होता था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जाननी है। तो देखिए, तो मुगल इतिहासकारों ने शाही नौकरशाही को अभिजात वर्ग की संज्ञा भी दी। अभिजात वर्ग जो है कई संदर्भों में अलग अलग रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। अभिजात वर्ग का मतलब गाइस कई बार सम्राट में भी यूज किया जाता है, यानी कि अमीर लोगों के लिए। कुलीन भी इसका मतलब होता है, यानी कुलीन वर्ग के लोगों के लिए अभिजात वर्ग का यूज किया जाता है, यानी कि जिनको कोई ऊंचा पद प्राप्त हो, ऊंचे पद वाले व्यक्तियों के लिए भी गाइस हम अभिजात वर्ग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मुगल इतिहासकार जितने भी थे, उन्होंने नौकरशाही को, यानी कि जो बादशाह के कर्मचारी थे, इनको अभिजात वर्ग की संज्ञा दी है। और इस नौकरशाही अर्थात अभिजात वर्ग में कर्मचारियों की भर्ती जो होती थी भिन्न भिन्न जाति, ये आपको याद रखना है, और धार्मिक समूहों से की जाती थी। ऐसा नहीं था कि एक ही जाति के लोग जो था इस नौकरशाही में शामिल हो सकते थे, या एक ही धार्मिक समुदाय के लोग इसमें शामिल हो सकते थे, नहीं। अब ऐसा क्यों था कि अलग अलग जाति को, अलग अलग धार्मिक समूह के लोगों को इसमें भर्ती किया जाता था? ताकि कोई भी दल इतना शक्तिशाली या बड़ा ना हो जाए कि वह राज्य को ही चुनौती दे सके। मान के चलो कि अगर हमने मराठाओं को ही अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है, जबकि हमारे देश में विविधताएं हैं, तो मराठाओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक समय पे आकर वो अपना रुतबा बढ़ा ले और क्या है, अपने राज्य के विरुद्ध ये आक्रमण कर दे, ठीक है। और ऐसा हमारे जितने भी साम्राज्य रहे हैं, जितने भी ज्यादातर जो शासक मारे गए हैं, वो क्या करते थे, उनके जब अधिकारी या उनके जो अन्य कर्मचारी ताकतवर हो जाते थे, तो वो क्या करते थे, अपने राजा को ही मार देते थे, जिस वजह से उनकी जो शासन प्रणाली होती थी वो शुरू हो जाती थी। तो इसी वजह से गाइस कि ये इतने शक्तिशाली ना हो जाए कोई भी एक स्पेसिफिक दल कि वो राज्य को ही चुनौती दे दे, इसलिए क्या होता था गाइस, भिन्न भिन्न जाति और धार्मिक समूह से इस शाही नौकरशाही में लोगों की, कर्मचारियों की भर्ती की जाती थी। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि अकबर के समय जो था, ईरानी और तुरानी जो थे अधिक मात्रा में सेवा में उपस्थित थे, ठीक है। जहांगीर के समय में भी ईरानियों का महत्व ज्यादा था। औरंगजेब के समय में आप देखोगे राजपूत शामिल होने लगते हैं, मराठा शामिल होने लगते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जब भी राजा आए मुगल बादशाह, तो उन्होंने क्या करा, अलग अलग जाति और अलग अलग धर्मों के लोगों को जो था इस शाही नौकरशाही में प्रवेश दिलाने की जो थी कार्य उन्होंने किया था। ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। समझ में आ रहा होगा? आई बिलीव जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तो देखिए हुआ क्या गाइस, 1560 के बाद तो राजपूत आपको पता ही है, और भारतीय मुसलमान, राजपूत और भारतीय मुसलमान ने जो था गाइस शाही सेवा, यानी कि जो राज्य के, जो मुगल बादशाह के जो कर्मचारी होते थे, इन कर्मचारियों में जो था उन्होंने भी इन्वॉल्वमेंट करना शुरू करा, अपनी हिस्सेदारी उन्होंने भी यहाँ पे सुनिश्चित करना शुरू करा। और इस प्रकार इस सेवा में शामिल होने वाला पहला राजपूत जो राजा था वो अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल बादशाह की शाही सेवा में शामिल होने वाला पहला राजपूत राजा कौन सा था, तो भारमल कछवाहा था, जो कि कहाँ का राजा था, अम्बेर का राजा था। ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है, 1 मार्क्स में गाइस आपका ये पूछा जा सकता है, ठीक है।
आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो इन सभी अधिकारियों को गाइस क्या कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, तो जो अधिकारी शामिल किए जाते थे ना मुगल साम्राज्य में राजा के अधीन जो उसके प्रशासन को चलाने में मदद करते थे, इन्हीं सबको गाइस हम क्या बोलते थे, मनसबदार बोलते थे। अब मनसबदारी प्रथा क्या थी ये आपकी बुक में आपको डिटेल में नहीं बता रखी है, तो यहाँ से प्लीज नोट डाउन कर लेना। थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता के चलूंगा ताकि आपको एक्चुअल में समझ आ जाए कि मनसबदारी व्यवस्था क्या है। क्योंकि अगर आप गाइस पढ़ोगे डायरेक्टली, आप केवल इस नाम को पढ़ोगे ना बुक में मनसबदारी व्यवस्था को, तो आप समझ में नहीं पाओगे। बहुत सारे दोस्तों को डाउट ही रहता है कि मनसबदार कौन है, मनसबदारी प्रथा क्या है, कैसे शुरू हुई, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे हमने देखा कि मुगल बादशाह के अधीन जो अधिकारी होते थे उनको अलग अलग जाति के लोगों से, अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोगों को उस मुगल शाही जो सेना, जो उसकी शाही नौकरशाही होती थी, उसमें भर्ती किया जाता था। अब हुआ क्या गाइस कि अकबर सम्राट जब आया, अकबर जो हुमायूं के बाद राजा बना था, तीसरा मुगल सम्राट था, उसने क्या करा कि इन अधिकारियों को जो था, इन अधिकारियों के मध्य जो था एक मनसबदारी सिस्टम का नाम है, एक प्रणाली का नाम है, एक व्यवस्था का नाम है, उसको इसने क्या करा, शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये मनसबदारी प्रथा क्या है, एक एक चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, तो मनसबदारी व्यवस्था गाइस किसने शुरू करी थी, तो अकबर ने शुरू करी थी, 1575 में शुरू करी थी। जी आपको बिल्कुल ये याद रख लेनी है डेट, 1575 में किसने शुरू करी थी, अकबर सम्राट ने शुरू करी थी, जो कि मुगल साम्राज्य का तीसरा राजा था। ठीक है, मनसब का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको मनसब का मतलब समझना है। तो देखिए मनसब जो है ना वैसे एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पद या ओहदा। जैसे कि आपको पता होगा किसी को हम स्टेटस दे देते हैं, पद दे देते हैं कि आपका जो पद है, जो आपका ओहदा है वो इस प्रकार का है। जैसे आपको पता होगा स्कूल में गए टीचर भी बहुत तरीके के होते हैं, उनके पद भी बहुत तरीके के होते हैं। कोई पीजीटी होता है, ठीक है, तो कोई टीजीटी होता है, कोई प्रोफेसर होते हैं। तो ये इनके गाइस क्या है, पद हैं। ये इनके क्या है गाइस, पद हैं, ये इनके ओहदे हैं। ठीक है, सभी टीचर आपको पता है, लेकिन गाइस क्या है, इनकी योग्यता के आधार पर इनको पद प्रदान किए गए हैं। आपको पता ही होगा, आई बिलीव आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में गाइस जो कर्मचारी होते थे उनको जो पद दिया जाता था, जो उनको ओहदा दिया जाता था, उसको अरबी भाषा में ये लोग क्या बोलते थे, मनसब बोलते थे। ठीक है, तो मनसब का मतलब गाइस क्या होता है, पद या ओहदा होता है। जैसे कि आज के टाइम पे टीचर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसमें भी गाइस क्या होता है, उनके पद के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको अलग अलग तरीके का स्टेटस या पद प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, तो मुगल अधिकारियों को जो ओहदा, जो पद प्रदान किए जाते थे उसको मनसब बोलते थे। और जिस व्यक्ति को जिस तरीके का ओहदा प्रदान किया जाता था, वो जो इस ओहदे को प्राप्त कर लेता था, मान के चलो एक पद है ये, ठीक है, ये पद किसी अधिकारी को दे दिया, तो ये वाला जो पद है, जो स्टेटस है अधिकारी को जो मिल गया, तो ये व्यक्ति गाइस क्या कहलाएगा, मनसबदार कहलाएगा। ठीक है, तो मनसबदार, मनसब का मतलब क्या होता है, पद या ओहदा, यानी कि जो भी पद जिस व्यक्ति को दिया जाता था मुगल साम्राज्य के अंदर, जिस भी कर्मचारी को। ठीक है, मैं बताऊंगा किस किस तरीके के पद दिए जाते थे। तो जिस व्यक्ति को जिस तरीके का पद मिलता था वो व्यक्ति क्या कहलाता था, मनसबदार कहलाता था। और ये जो व्यवस्था चलती थी इसी को गाइस हम क्या बोलते थे, मनसबदारी व्यवस्था बोलते थे। जी बिल्कुल समझ में आ गए, कोई भी डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। तो देखिए हुआ क्या कि 1 से लेकर 10,000 तक के जो मनसब होते थे, यानी कि जो पद होते थे, जो ओहदे होते थे, वो मुगल साम्राज्य में बादशाह अपने कर्मचारियों को देते थे। यहाँ से कोई डाउट, जी कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गए। जैसे कि आपने देखा होगा, आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, क्रिकेट टीम होती है तो आपने देखा होगा धोनी की शर्ट के पीछे आपने देखा होगा 7 नंबर लिखा होता है, बहुत सारे खिलाड़ी के पीछे 17 लिखा होता है, किसी के पीछे 288 लिखा होता है। तो ये उनकी एक रैंक है। ठीक है, ये उनकी एक रैंक है। तो ये गाइस क्या है, उनका एक पद है, ओहदा है, जो उनको एक रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, ये उनकी एक रैंक है। तो इसी तरीके से गाइस क्या होता था, कुछ इसी तरीके से जो होता था मुगल साम्राज्य में जो अधिकारी होते थे उनको 10 से लेकर के 10,000 तक के मनसब जो होते थे प्रदान किए जाते थे। एक्चुअल में आपको मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, मुगल शाही नौकरशाही में इन सभी अधिकारियों के जो पद होते थे, ये जो पद जो उनको प्रदान किए जाते थे 10 से लेकर 10,000 के बीच में, ये जो होता था 2 कैटेगरी में बटे होते थे। 2 कैटेगरी क्या थी, एक थी आपकी गाइस जात और एक थी गाइस आपकी सवार। जात का मतलब क्या है और सवार का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, एक एक चीजें जो मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, बस वो आपको ध्यान से समझनी है। मनसबदारी प्रथा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। तो देखिए जात का मतलब होता है गाइस पद, ठीक है, या वेतन का सूचक, यानी कि कितनी किसकी सैलरी है। जैसे मान के चलो मेरी 10,000 सैलरी है तो मेरी जात क्या है, 10,000 है। आपकी 12,000 सैलरी है तो आपकी जात क्या है, 12,000 है। ठीक है, तो ये किसका सूचक है, जात का मतलब होता है वेतन। ठीक है, किस अधिकारी का कितना वेतन है तो वो उसका जात कहलाती है। और सवार का मतलब होता है कोई कर्मचारी, जो कोई एक सैनिक है तो उसको कितने घोड़े रखने हैं, वो उसका सवार कहलाता है। सवार का मतलब होता है कि जो भी अधिकारी है मुगल साम्राज्य में, वो जितने घोड़े रखेगा उसको जो दिया जाएगा स्टेटस, वो क्या दिया जाएगा, सवार का दिया जाएगा। जैसे मान के चलो मुझे 10 सवार का स्टेटस मिल चुका है,
ठीक है, तो यानी कि मुझे 10 घोड़े अपने पास रखने हैं। आपको 12 का मिल चुका है, तो आपको अपने पास कितने 12 घोड़े रखने हैं। ठीक है, तो सवार का मतलब क्या है, घोड़े रखने का सूचक माना जाता था। और आपका जात जो होता था वेतन का सूचक माना जाता है, यानी कि जिसकी जितनी जात होगी उसकी उतनी सैलरी जो होती थी मुगल साम्राज्य में होती थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि मनसबदारी प्रथा में दो तरीके के पद दिए जाते थे, एक होता था जात और एक होता था सवार। कोई डाउट? जी बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। अभी हमने देखा कि जो मनसब होते थे 10 से लेकर 10, 20, 40, 50, 200, 500, 10,000 तक के इनको जो होते थे मनसब, यानी कि इनको रैंक दी जाती थी। किनको? मुगल साम्राज्य में जो अधिकारी होते थे उनको। ठीक है, और जिस अधिकारी को गैस 10 का मनसब मिलता था, सिंपल सी बात है, वो सबसे छोटे लेवल का अधिकारी होता था। और जिस अधिकारी को गैस 7,000 से ऊपर के मनसब प्रदान किए जाते थे वो उच्च श्रेणी के मनसबदार कहलाते थे। जैसे मान के चलो 2 अधिकारी हैं, उनको एक को 8 का मिला, एक को 7,800 का मिला, तो वो गैस क्या है, ऊंचे श्रेणी के अधिकारी हैं। कौन? मुगल साम्राज्य में जिनको ये मनसब प्रदान किए गए हैं 7,000 से ऊपर के। तो आई बिलीव यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा जो चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है कि कुछ सम्राटों ने जो था गैस मुगल साम्राज्य में 40,000 तक के भी मनसब जो थे प्रदान किए थे। अभी तो हमने देखा कि जो मनसब होते थे, जो रैंक होती थी, वो 10 से लेकर 10,000 के बीच में दी जाती थी। लेकिन आगे हम क्या पढ़ रहे हैं कि कुछ सम्राट ऐसे भी थे मुगल साम्राज्य के अंदर जिन्होंने 40,000 यानी कि 10,000 से भी ज्यादा के मनसब यानी कि रैंक जो थी अपने अधिकारी को प्रदान करी थी। जैसे दारा शिकोह, ठीक है, को 40,000 का मनसब प्रदान किया गया था। और इस तरह के मनसब जो होते थे केवल राजकुमारों को ही दिए जाते थे। राजकुमार का मतलब है राजा के जो पुत्र होते थे उन्हीं को जो था ये मनसब प्रदान किए जाते थे। अन्यथा जो होते थे 10,000 तक के ही रैंक या मनसब जो होते थे अधिकारी को प्रदान किए जाते थे। अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन है कि दारा शिकोह जो थे किसके ये पुत्र थे, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपके इसका इंतजार भी करूंगा। ठीक है, तो आगे चलकर जो था गाइस अकबर सम्राट द्वारा इस व्यवस्था में दाग प्रथा की शुरुआत की गई और जिसके तहत जो था घोड़ों को दागा जाता था। तो ये दाग प्रथा क्या होती है? तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो मनसब होते थे दो तरीके से कैटेगरी में बांटे गए थे, एक होता था जात, एक होता था सवार। ठीक है, तो सवार का किस बात का सूचक था, यानी कि जिस अधिकारी को कितने मात्रा में घोड़े रखने हैं इस बात का सूचक होता था। तो देखिए होता क्या था कि जो मुगल सम्राट जो होते थे, जो व्यक्ति होते थे, ये क्या करते थे गाइस, जितने घोड़े के लिए सैलरी लेते थे ना उतने घोड़े रखते नहीं थे। जैसे मान के चलो कोई एक अधिकारी है, उसने गाइस क्या करा, 40 घोड़े यानी कि 40 उसकी सवार है। ठीक है, तो उसने गाइस क्या करा, 40 अपने सवार ले लिए, लेकिन वो एक्चुअल में उतने घोड़े नहीं रख रहा है। ठीक है, वो क्या करते थे गाइस, हेरा फेरी करते थे। तो इस हेरा फेरी को खत्म करने के लिए जो था गाइस मुगल साम्राज्य में जो अकबर सम्राट था उसने दाग प्रथा की शुरुआत की थी, ताकि एक अधिकारी के जो घोड़े हैं बार बार अलग अलग जगह पे जो था एक ही अधिकारी के घोड़े ना गिने जाए। ठीक है, वो हेरा फेरी ना कर सके, तो दाग प्रथा की शुरुआत की गई थी। इसमें होता क्या था, इसमें ये होता था कि जो घोड़ा होता था उसको जो होता था किसी गर्म लोहे के चीज से क्या करा जाता था कि उसके खाल पर जो होता था निशान बनाया जाता था कि ये जो घोड़ा है ये इस अधिकारी का है और इसको किसी अन्य अधिकारी के दल में ना गिना जाए। ठीक है, तो ये हेरा फेरी जो होती थी घोड़ों को लेकर, इसको रोकने के लिए जो था गाइस मुगल सम्राट जो अकबर था उसने दाग प्रथा की शुरुआत करी थी। मनसबदारी प्रथा के अंदर ही शुरू की गई थी, ये आपको यहाँ पे जानना है। एक बार मनसबदारी प्रथा रिपीट कर देता हूँ क्या है। तो देखिए मनसबदार का मतलब होता है गाइस वे अधिकारी जिसको एक पद या ओहदा दिया जाता था, वो व्यक्ति मनसबदार कहलाता था। मनसब का मतलब होता है पद या ओहदा। मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत क्या होता था, पद जो होते थे दो तरीके से डिवाइड थे। एक होता था जात, जात का मतलब होता है किस व्यक्ति की कितनी सैलरी होगी अधिकारी की, जात का मतलब ये होता था। और सवार का मतलब होता था कि जिस व्यक्ति का जितना सवार होगा उसकी गाइस उतनी ही क्या होगी, सैलरी होगी। ठीक है, और ये जो मनसबदारी प्रथा थी ना गाइस ये 3 श्रेणियों में बांटी गई थी। प्रथम श्रेणी के मनसबदार, द्वितीय श्रेणी के मनसबदार और तृतीय श्रेणी के मनसबदार। इतना डिटेल में मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि आपकी बुक में ज्यादा ये नहीं है, बस यहाँ पे आपको याद रखना है 3 कैटेगरी में बटी हुई थी, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। यहाँ से केवल आपको ये समझना है कि मनसब का मतलब क्या होता है और मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करी थी और जात और सवार का मतलब क्या होता है। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है क्योंकि आपकी बुक में ज्यादा नहीं है तो कोई क्वेश्चन यहाँ से बड़ा आएगा नहीं। जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा, तो इसलिए मैंने आपको इतना ही यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब मनसबदार के गाइस कार्य क्या होते थे, जो भी अधिकारी होता था जो उसको पद दे दिया जाता था, एक रैंक दे दी जाती तो उसको क्या करना पड़ता था बदले में, तो उसको गाइस क्या करना पड़ता था, बादशाह को सैनिक सहायता और घुड़सवार देने होते थे और दुश्मन की सेना व नए प्रदेशों को जीतने के लिए युद्ध करना पड़ता था। इसके साथ साथ गाइस वो सैनिक कार्यों के अलावा गैर सैनिक कार्य और प्रशासनिक कार्य भी करते थे। ऐसा नहीं था कि केवल वो लड़ाई झगड़े ही करते थे, अन्य जो भी गैर सैनिक कार्य होते थे उसको भी ये लोग
करा करते थे। ठीक है, अब ये जो मनसबदार होते थे इनकी नियुक्ति कौन करता था, तो नियुक्ति कौन करता था ये आपको यहाँ पे देखना है। जो भी व्यक्ति इस सेवा में आना चाहता था यानी मनसब प्रदान लेना चाहता था, मनसबदार बनना चाहता था, उसे एक अभिजात के जरिए यानी कि कोई एक व्यक्ति है जिसको ऑलरेडी मनसब प्रदान किया गया है और ये व्यक्ति है जिसको एक भी मनसब नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके द्वारा अर्जी पेश करेगा, किसके समक्ष, राजा को अर्जी देगा कि मैं जो है मैं भी मनसबदार बनना चाहता हूँ, मुझे भी आप एक ओहदा या मनसब प्रदान करें। ठीक है, तो याचिका पेश करता था। यदि राजा को लगता था ये व्यक्ति जिसने याचिका पेश करी है ये इस पद के लिए योग्य है, तो बादशाह उसको जो था मनसब प्रदान कर देता था। 10 से लेकर 10,000 के बीच में जो भी उसको अच्छा लगता था कि ये इस मनसब के लायक है, उसको वो मनसब प्रदान कर दिया जाता था। ठीक है, और यह कार्य गैस एक मीर बख्शी जो व्यक्ति होता था, एक अधिकारी होता था, उसकी देखरेख में ये सारा कार्य किया जाता था कि कौन व्यक्ति किस तरीके से मनसब मिलेगा उसको। और यह नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को बादशाह के सामने लेकर जाता था, यानी कि किसी का प्रमोशन करना है, किसी को ऑलरेडी मनसब प्रदान करवाना है स्टार्टिंग में, तो ये सारे काम कौन करता था, मीर बख्शी करता था। ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। कोई डाउट तो नहीं होगा जी, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है, हमें सारी चीजें हमें समझ में आ गई है। समझा हमने क्या है मनसब का मतलब क्या होता है, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की, कब शुरू की, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में देख चुके हैं। और इन मनसबदारों को किस तरीके से भर्ती किया जाता था ये चीजें भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। कुछ अन्य तरीके के मंत्री होते थे, जैसे दीवाने आला जो कि एक वित्त मंत्री हुआ करता था, सदरे सुदूर जो कि एक धार्मिक सलाहकार होता था, धार्मिक मतभेद होने की स्थिति में राजा कोई सलाह प्रदान करता था। ठीक, कुछ इस तरीके के मंत्री भी हुआ करते थे। तो यहाँ पे गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में जो कि है सूचना और साम्राज्य। इसमें हम क्या पढ़ेंगे तो ये आप थोड़ा सा जान लो। इसमें हम ये बात करेंगे किस तरीके से जो मुगल साम्राज्य में सूचनाएं होती थी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी और विभिन्न सूचनाओं को किस तरीके से संग्रहित करके या संकलित करके रखा जाता था, संभाल के रखा जाता था कि किस टाइम पीरियड में कौन कौन से कार्यक्रम किए गए हैं और किस तरीके से कर व्यवस्था काम करती थी। इस तरीके का लेखा जोखा किस तरीके से तैयार करते थे मुगल साम्राज्य में अधिकारी, वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। इसके लिए गाइस अलग अलग तरह के जो होता था व्यक्ति अलग अलग तरह के काम करते थे, यानी कि बहुत सारी रिपोर्टें तैयार करना और एक एग्जैक्ट मात्रा में रिपोर्ट बनाना, ये जो होता था बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता था। और इसके लिए गाइस क्या होता था, बहुत सारे व्यक्ति काम करते थे। दरबारी लेखक जो कि दरबार में बैठते थे, वो प्रस्तुत की जाने वाली सभी अर्जियां, जो भी अर्जियां पेश की जाती थी बादशाह के समक्ष कि ये काम करना है, अपील कह लीजिए अर्जी को, दस्तावेज, सभी आदेशों और फरमान आदि का क्या करते थे, आलेख बनाते थे, एक रिपोर्ट तैयार करते थे। कुछ दरबारी इतिहासकार कितनी अर्जियां आई है, इतनी आदेश आए, इतने फरमान आए हैं, कब आए, किस बारे में आए, सारी डिटेल कौन करते थे, दरबारी लेखक करते थे। यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, अखबारात में गाइस हर तरह की सूचनाएं शामिल हुआ करती थी। अखबारात कह लीजिए एक तरीके की गाइस एक बड़ी पुस्तक जिसमें हर तरीके की इंफॉर्मेशन शामिल है, कब कौन जो है मुगल साम्राज्य में उपस्थित हुआ है, किसको कौन सा पद या पदवी प्रदान की गई है, कितना मात्रा में किसको दान दिया गया, कौन कौन से उपहार या भेंटें किसको दी गई है, इस तरीके का एक अकाउंट हुआ करता था, एक बड़ी पुस्तक हुआ करती थी जिसमें अधिक मात्रा में जो था मुगल साम्राज्य में जो भी गतिविधियां होती थी उसका लेखा जोखा इसके अंदर संग्रहित किया जाता था। ठीक है, और मुगल साम्राज्य इतना विस्तृत था, यानी कि इतना व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था कि इसके सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सूचनाओं को भेजने के लिए शाही डाक व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि मुगल साम्राज्य इतना बड़ा है, जैसे मान के चलो, तो यहाँ से कोई सूचना यहाँ भेजनी है, यहाँ भेजनी है, तो इतनी इतनी दूर सूचनाएं भेजने के लिए शाही डाक व्यवस्था का यूज किया जाता था। इसमें होता क्या था कि इसमें एक बांस के डिब्बे में लपेट कर रखे कागजों को, एक बांस का डिब्बा होता था, उसमें कागज यानी कि जो भी उसमें लिखा होता था कागज पे लिखा होता था, और जो उसको ले जाने वाले व्यक्ति होते थे उनको हरकार बोला जाता था, हरकार। ठीक है, हरकार को एक दल क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह दिन रात दौड़ता रहता है। जैसे मान के चलो ये सूचना एक स्थान से लेकर यहाँ लेके जानी है, तो बहुत सारे अधिकारी होते थे, यहाँ से उसने सूचना सुनी और वो दौड़कर क्या होता था इस स्थान पर लेकर उसको जाता था, और दूसरी जगह जहाँ पर लेकर जानी होती थी वहां जाकर उसको वो सूचनाओं को देता था कि ये सूचना जो है यहाँ से मिली है और इसका मतलब ये है। इस तरीके से सारी डाक व्यवस्था जो होती थी काम करती थी, और ये जो था पैदल चलकर इस तरीके का काम करते थे। ठीक है, तो सूचना और साम्राज्य में आपने यही पढ़ा किस तरीके से मुगल साम्राज्य में जो भी गतिविधि होती थी उनका लेखा जोखा किस तरीके से मुगल साम्राज्य में संग्रहित करके रखा जाता था। केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन, यानी कि अब हम बात करेंगे कि जो मुगल साम्राज्य में स्टेट लेवल का जो प्रशासन चलता था, जो गवर्नमेंट चलती थी, वो किस तरीके से चलती थी। जैसे आज के टाइम पे आपको पता है गाइस, हमारा जो भारत देश है उसमें केंद्र लेवल की सरकार है और एक राज्य लेवल की सरकार है, तो सिंपल सी बात है उस तरीके से भी गाइस क्या
होता था, साम्राज्य के अंदर भी एक केंद्र लेवल पे सत्ता चलती थी, साम्राज्य का संचालन होता था केंद्र लेवल से, जहाँ पे राजा होता था सबसे प्रमुख, और राज्यों में भी कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था जो राज्य का छोटे छोटे क्षेत्रों का कार्यभार संभालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है प्रांत लेवल का यानी कि स्टेट लेवल का, जैसे हमारे राज्य में स्टेट लेवल में मुख्यमंत्री राज्यपाल होते हैं ना प्रमुख, उस तरीके से वहां पे हमें प्रांत का देखना है। तो मुगल साम्राज्य का जितना विशाल था कि उसकी सुचारू रूप से संचालन के लिए कई भागों में बांटा गया था। कोई भी साम्राज्य का ऐसा है तो अकेले बादशाह जो है, अकेले राजा उस साम्राज्य को नहीं चला सकता। मैंने आपको बताया कि उसको चलाने के लिए अच्छे ढंग से बहुत अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, और छोटे छोटे विभागों के अनुसार जो है विभागों के माध्यम से उस साम्राज्य का संचालन किया जाता है, कोई भी साम्राज्य अगर अच्छे ढंग से चलाना है। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य को भी गाइस कई भागों में बांटा गया था, जैसे केंद्र लेवल का प्रशासन, प्रांतीय लेवल का प्रशासन, स्थानीय लेवल का प्रशासन आदि। हमारे देश में भी गाइस आपको पता है 3 स्तर पर शासन चलाया जाता है, केंद्र लेवल पे, राज्य लेवल पे और स्थानीय लेवल पे। केंद्र लेवल पे आपको पता है केंद्र सरकार चलाती है, स्थानीय लेवल पे राज्य सरकारें चलाती है, और आपको पता है ग्राम लेवल पे कौन चलाता है, स्थानीय स्तर पे हमारी पंचायतें या नगर निगम प्रशासन को चलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बात करनी है इस प्रांतीय लेवल की। तो मुगल साम्राज्य में इस प्रांतों में भी जो होता था केंद्र के समान ही प्रशासनिक तंत्र काम करता था, यानी कि जैसे मान के चलो केंद्र लेवल पे शासन चल रहा है, इसमें बादशाह सबसे बड़ा है, उसके नीचे उसके कुछ मंत्री हैं, कुछ अधिकारी हैं जो उसको काम करके दे रहे हैं, और उसके नीचे भी कोई छोटे छोटे विभाग है। जैसे केंद्र लेवल पे जो प्रशासन चल रहा है उसी तरीके से गाइस जो प्रांत होते थे, जो छोटे छोटे राज्य का साम्राज्य का हिस्से होते थे, प्रांत यानी कि स्टेट जो होते थे, वहां पर सेम केंद्र की तरह शासन चलता था, और यह भी केंद्र के समान अधीनस्थ दीवान, बख्शी, सदरे सुदूर नामक कई अधिकारी हुआ करते थे, जैसे केंद्र में अधिकारी होते थे। ठीक है, और उसी तरीके से प्रांतों में भी मुगल साम्राज्य में अधिकारी हुआ करते थे। जैसे कि आज के टाइम पे आपको पता है हमारे देश में राष्ट्रपति देश का सबसे प्रमुख होता है। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर आपको पता है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होती है। इसी तरीके से राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है, फिर मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो उस तरीके से प्रांत में भी गाइस क्या होता था कि अन्य तरीके के अधिकारी हुआ करते थे। प्रत्येक प्रांत का गाइस एक गवर्नर या सूबेदार होता था। जैसे कोई प्रांत है उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, तो गवर्नर या सूबेदार होता था। जैसे आज के टाइम पे राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, आपको पता ही होगा। तो दिल्ली का राज्यपाल कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं भी तो देखूं आपको कितनी नॉलेज है आपके पास। तो आगे देखते हैं। तो प्रत्येक प्रांत भी आगे चलकर गाइस कई भागों में बटा होता था। जैसे आज के टाइम पे हमारा जो राज्य होता है गाइस कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है। जैसे पहले बटा होता है गाइस हमारा वो जिलों में, जिलों के बाद गाइस गाँव में बटा होता है। ठीक है, और शहर जो होते हैं कुछ जो राज्य का हिस्सा होते हैं वो शहर में तब्दील कर दिए जाते हैं। तो उस तरीके से जो प्रांत होता था मुगल साम्राज्य में, वो भी गाइस क्या होता था, कई हिस्सों में बटा होता था, जैसे जिला, गांव, इस तरीके से कुछ अन्य जो छोटे छोटे क्षेत्र होते थे वो प्रांतों में जो होता था बांट दिए जाते थे। ठीक है, इन इलाकों में फौजदारों की विशाल घुड़सवार फौज और तोपची रहा करते थे, यानी कि विशाल घुड़सवार की फौज रहा करती थी, तोपची रहा करते थे, ताकि प्रांत में जो है सुरक्षा का वातावरण बनाए रखा जा सके। जैसे आज के टाइम पे होता है गाइस हमारे आर्मी लोग होते हैं, हमारे पहरा देते रहते हैं, पुलिस वाले होते हैं, हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो सेम उस समय पे भी हुआ करता था। ठीक है, और परगना यानी कि ग्राम लेवल पर गए स्थानीय देखरेख की जो प्रशासन की जो देखरेख होती थी 3 अधिकारियों के हाथों में होती थी। जैसे कानून गो, ये क्या करता था गाइस, राजस्व आलेख तैयार करता था, यानी कि कितना मात्रा में टैक्स यानी कि राजस्व आपको मिला है, इस चीज का लेखा जोखा कौन तैयार करता था, कानून गो तैयार करता था। काजी होता था, एक चौधरी नामक अधिकारी होता था ग्राम लेवल पे, जो क्या करता था, राजस्व का संग्रह करता था, यानी कि टैक्स इलेक्ट करता था, कलेक्ट करता था। ठीक है, तो उस तरीके से जो ग्राम लेवल पर जो प्रशासन चलता था प्रांत के अंदर, उसमें गए 3 तरीके के अधिकारी प्रमुख होते थे, कानूनगो, काजी और एक आपका चौधरी हुआ करता था। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या होता था, शासन के हर विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा समूह होता था, जो बड़ी संख्या में लिखित आदेश या वृत्तांत तैयार करते थे। यानी कि जो भी अधिकारी होता था, जो भी विभाग होता था, उसके पास लिपिक यानी कि जो लिखने वाले होते हैं, उनका एक गाइस समूह सी होती थी, एक टीम होती थी, जो उनकी चीजों को लेखा जोखा करते थे उनका सारा। ठीक है, यद्यपि फारसी भाषा मुगल साम्राज्य की मुख्य भाषा थी, परंतु फिर भी ग्राम लेवल पे जो होता था क्षेत्रीय भाषाओं का ही यूज किया जाता था। ऐसा नहीं था कि मुगल साम्राज्य में जो आपकी भाषा है फारसी भाषा, उसको हर क्षेत्र में लागू किया गया है, नहीं। जब स्थानीय लेवल पे जो प्रशासन चलता था, वो उसका जो लिखी पढ़ी होती थी, वो स्थानीय जो लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, वहां की उसी लैंग्वेज में सारी कार्रवाई की जाती थी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सीमाओं के परे अब इसमें क्या बताया गया है, तो ये देखिए, तो इस टॉपिक में ये बताया गया है कि मुगल इतिवृत्तों के अनुसार जो मुगल बादशाह होते थे कई तरीके की पदवियां धारण करते थे। जैसे शहंशाह, इसका मतलब होता था राजाओं का राजा, अपने नाम के आगे टाइटल लगाते थे। ठीक है, जैसे जहांगीर हो गया, विश्व पर कब्जा करने वाला, इसका मतलब ये होता था। शाहजहां, इसका मतलब होता था विश्व का राजा। ठीक है, तो इस तरीके की पदवी धारण करते थे कौन, मुगल
सम्राट। ये क्यों करते थे आपको मैंने बताया था, जब भी कोई बादशाह गद्दी पर बैठता था या कोई अपने क्षेत्र को जीत कर आता था तब इस खुशी में गाइस क्या करते थे, विभिन्न तरीके की पदवियां धारण करते थे। ठीक है, अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर दोबारा एक और शुरू हो गया, ये है सफाफी और कंधार। यहाँ पर हम बात करेंगे इस कंधार के बारे में। कंधार जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, सफाफी जो कि ईरान के शासक हैं। सफाफी और मुगल सम्राटों के मध्य कंधार को लेकर क्यों लड़ाई थी, ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गाइस कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, तो कंधार जो कि अफगानिस्तान में गाइस पड़ता है, आपको थोड़ा सा अगर मैं मैप दिखाऊं तो समझा देता हूँ एक बार। आपको पता है गाइस ये आपका भारत का पूरा हिस्सा है, भारत का मैप है। 1947 से पहले गाइस आपको पता है पाकिस्तान, ये वाला जो हिस्सा है ये भी गाइस आपका भारत के अंदर ही शामिल हुआ करता था। भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। अफगानिस्तान जो होता था गाइस वो भारत के जस्ट ऊपर वाला जो पाकिस्तान का हिस्सा है ये आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आपका कंधार जो मैंने आपको बताया ना, वो कंधार जो है ना वो इसका हिस्सा है अफगानिस्तान का। ठीक है, तो यहाँ से गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंधार के जस्ट पास में जो था गाइस, कंधार के यहाँ पे जस्ट पास में अगर आप देखोगे इस वाले हिस्से में जो था गाइस आपका हिंदू कुश पर्वतमाला थी। तो होता क्या था गाइस कि जो भी व्यक्ति भारत में प्रवेश करना चाहता था, भारत को जीतने के उद्देश्य से इस वाले क्षेत्र में अगर भारत में आना चाहता था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पर्वतमाला थी गाइस, उसको पार करके जो था व्यक्ति हिंदुस्तान में प्रवेश कर सकता था और भारत को जीत सकता था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य जो चाहते थे वो यही चाहते थे कि जो कंधार प्रदेश है यहाँ पर जो है मुगल सम्राटों का ही, मुगल साम्राज्य का यहाँ पे सत्ता रहे। क्यों रहे, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में आना चाहता है तो अगर यहाँ पर मुगलों की सत्ता रहेगी तो यहाँ पे शायद वो भारत में आने से उनको रोक सकेंगे और मुगल साम्राज्य की जो सत्ता है वो लंबे समय तक टिक पाएगी। तो इसी वजह से गाइस जो कंधार प्रदेश था इस पर ईरानी जो वहां के शासक थे सफाफी और मुगल सम्राट दोनों ही जो था इस प्रदेश को जीतना चाहते थे। इसी वजह से जो था इस कंधार प्रदेश को लेकर लड़ाई चलती रहती थी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे अपने, तो यहाँ से गाइस आपने देखा ना कि अफगानिस्तान कहाँ पड़ता है आपका, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। तो क्योंकि दोनों ही गाइस इस कंधार प्रदेश को अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, मैंने आपको बताया ना कंधार प्रदेश पे क्यों नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि कोई भी अगर भारत में प्रवेश करना चाहता है तो यहाँ पे हिंदू कुश पर्वतमाला है, उसको पार करके जो था कोई भारत में प्रवेश कर सकता था। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मध्य एशिया से होते हुए भारत तक पहुंचने के लिए हिंदू कुश पर्वतमाला ने जो कि आपको बताई है, ठीक है, इसको पार करना होता था। जो कि मुगलों की हमेशा से गाइस यही नीति रहती थी कि काबुल और कंधार प्रदेश पर नियंत्रण अगर हम कर ले तो इस खतरे से बच सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में आना चाहता है तो हम अगर इस कंधार प्रदेश पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो कोई भी व्यक्ति भारत में आकर हम पर जो आक्रमण आसानी से नहीं कर पाएगा। इसलिए जो था यहाँ पे मुगल सम्राट जो था अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे और दूसरी तरफ ईरान के जो सफावी शासक थे वो भी चाहते थे कि कंधार उनके कब्जे में रहे, इसलिए वह कंधार प्रदेश पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तो ये मेन रीजन था जिस वजह से गाइस क्या होता था, ईरान के सफावी शासकों के मध्य और मुगल सम्राटों के मध्य जो होता था इस कंधार प्रदेश को लेकर लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के मध्य विवाद चला। जम्मू कश्मीर को लेकर गाइस पाकिस्तान चाहता था कि मेरे हिस्से में शामिल हो जाए, भारत भी चाहता था गाइस के जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो हमारे पास ही रहे। ठीक है, तो उसी तरीके से गाइस सेम क्या था, कंधार भी एक जम्मू कश्मीर की तरह विवाद की जड़ था। किसके मध्य, मुगलों के मध्य और ईरान के सफावी शासकों के मध्य। तो शुरू में इस कंधार के लिए जो था हुमायूं का नियंत्रण था इस आपके कंधार प्रदेश पर। ये कंधार में जैसे किला था वहां पर इसका नियंत्रण था किसका, हुमायूं का। और 1595 में अकबर ने भी जो था इस दोबारा इस प्रदेश को जीत लिया था। किसको जीत लिया था, तो कंधार प्रदेश का जो एक किला था उसको इसने जीत लिया था, किसने, अकबर ने। ठीक है, और 1613 ईस्वी में गैस क्या होता है, जहांगीर जो होते हैं शाह अब्बास, एक आपको नाम याद रखना है, शाह अब्बास एक राजा का नाम है, ठीक है, के दरबार में कंधार को मुगलों को देने के लिए एक राजदूत भेजा, परंतु ये सफल नहीं हुआ। तो ईरान के एक शासक थे शाह अब्बास, कौन भेजता है, जहांगीर भेजता है कि आप जो है भाई ये जो कंधार प्रदेश है वो आप हमें दे दें, ठीक है, ताकि हम जो है जो भी भारत में अगर आक्रमण करता है तो यहाँ से हम उसको रोक पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शाह अब्बास ने क्या करा, उसके फरमान को जो था अस्वीकार कर दिया। और 1622 ईस्वी में गैस क्या होता है, सर्दियों में एक फारसी सेना गैस क्या करती है, कंधार प्रदेश पर घेरा डालती है और मुगल सेना को यहाँ से पराजित कर देती है, हरा देती है। वो तैयारी नहीं कर पाते, इसका परिणाम यही होता है, ठीक है, इसका कारण यही होता है। और इस प्रकार मुगल सेना को गैस क्या होता है, इस कंधार का जो किला होता है और जो नगर होता है, दोनों पर से ही गैस उनको अपना नियंत्रण हटाना पड़ता है। और इस तरीके से ईरान के जो सफावी शासक होते हैं उनको गैस ये क्या करते हैं, जो कंधार का किला होता है, कंधार प्रदेश होता है, उसको ये सौंप देते हैं। ठीक है, तो ये थी गैस इस तरीके से कंधार को लेकर लड़ाई। और किस तरीके से गैस क्या होता है, मुगल सेना यहाँ से हार जाती है
और किस तरीके से कंधार प्रदेश जो होता है अफगानिस्तान, जो ईरान के सफावी शासक होते हैं उनको ये मिल जाता है। यही आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस चैप्टर में गाइस हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के 1-2 टॉपिक हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आपका जो मेन चैप्टर था गाइस सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से गाइस आपको कंधार वाला याद रखना है और मुगल शाही परिवार और अभिजात वर्ग के बारे में गाइस आपको याद रखना ही रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो कोई इशू नहीं है गाइस, प्लीज आप वीडियो के एंड तक देखना। तो वीडियो में गाइस कहीं भी आपको डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता गाइस कहीं पे भी आपको डाउट होगा। जो मैंने आपसे गाइस क्वेश्चन पूछे दारा शिकोह किसके पुत्र थे और आपके गाइस वर्तमान में दिल्ली के गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपके कमेंट का इंतजार भी करूंगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे गाइस अपने नेक्स्ट चैप्टर में 10 चैप्टर में। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।